सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा प्रश्न है ये कि अभी हाल ही में किसने सुल्तान जोहोर हॉकी कप खिताब को जीत लिया है। तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अपना तीसरा सुल्तान जोहोर हॉकी कप का खिताब जीत लिया है। ये अभी 22 से लेकर 29 अक्टूबर तक हुआ था। ये इसका 10वां संस्करण था और इसमें भारत ने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था और भारत ने इसको जीत लिया है। ये अंडर 21 पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है। तो अब याद रखना, भारत और ग्रेट ब्रिटेन इसे 3-3 बार जीत चुके हैं। बात करोगे पहली बार कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था, लेकिन कोविड के कारण 2020 और 2021 वाला संस्करण नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप देखोगे इस बार ये इसका 10वां संस्करण था। और आप देखोगे अभी FIH प्रो लीग में किस देश की महिला हॉकी टीम पहले स्थान पर रही थी? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। और FIH हॉकी 5S का पहला खिताब अभी भारत ने जीता था पोलैंड को हरा करके। और कहाँ पे हुआ था ये लुज़ेन स्विट्जरलैंड में हुआ था। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में ही मिलेगा। और अगर आपसे पूछे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो आंसर होगा जर्मनी को हरा करके। और एक अपॉइंटमेंट भी याद रखना कि अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा दिलीप तिर्की। और पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रख दिया गया। वहीं भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और आप जानते हो 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो उड़ीसा में ही होंगे। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज की बात करते हैं। तो एक तो ये हो गया, याद रखना, सुल्तान जोहोर कप, एक अजलान शाह कप होता है, एक आगा खान कप होता है, एक नेहरू कप होता है, एक ध्यानचंद कप होता है, एक रंगा स्वामी कप होता है, एक सिंधिया कप होता है और एक रणजीत सिंह कप होता है। ये कुछ फेमस कप एंड ट्रॉफीज हैं, ये आप याद रखना बढ़ते आगे। तो बताइए, अक्टूबर 2022 में भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और किस देश के साथ पहले त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास यानी कि IMT ट्राइलेट का आयोजन किया? तो आंसर होगा तंजानिया। तो याद रखना, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच में ये पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास यानी कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज था। IMT का मतलब क्या हो गया? तीनों देशों के नाम आ गए। तीनों देशों के पहले कैपिटल लेटर ले लिए, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। और ट्राइलेट मतलब हो गया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ये अभी 27 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ और 29 अक्टूबर तक चला। अब बात आती है ये एक्सरसाइज हुआ कहाँ पे? ये तंजानिया में हुआ। और ये पहली बार है जब भारतीय नौसेना इन नौसेनाओं के साथ एक अभ्यास में भाग ले रही है। तो इसमें भारत का INS तरकश और एक चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। दोनों की कैपिटल वगैरह याद रखना। मोजाम्बिक की कैपिटल होती है मापुटो और प्रेसिडेंट है फिलिप नुसी। वहीं तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा और प्रेसिडेंट है सामिया सुलुहु हसन। अभी आपने पढ़ा था कि भारत ने गरुड़ नाम का एक्सरसाइज किया। किसके साथ में? फ्रांस के साथ में। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। फ्रांस के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो आप? डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज करते हो, वरुण एक्सरसाइज करते हो, शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हो। फिर हमने क्या पढ़ा था? अगर मैं गरुड़ और शक्ति को एक साथ जोड़ूंगा तो बनेगा गरुड़ शक्ति। और ये गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ में। इंडोनेशिया के साथ तो हम समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और अभी पहली बार हमने उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी किया। किसके साथ में? मलेशिया के साथ में। एक मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी होता है, वो हम किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ में। मित्र से आपको याद आएगा मैत्री, और मैत्री एक्सरसाइज हम करते हैं थाईलैंड के साथ में। और शक्ति से याद आएगा ऑपरेशन शक्ति। ये हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला 1974 में हुआ था, उसको नाम दिया था हमने स्माइलिंग बुद्धा। और शक्ति से ही आपको याद आएगा कोंकण शक्ति एक्सरसाइज, ये हमने किसके साथ किया? ब्रिटेन के साथ। वहीं आप देखोगे इस साल हमने संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश में ही। हमने सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज किया सिंगापुर के साथ में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। हमें विनबेक्स नाम का एक्सरसाइज किया वियतनाम के साथ में। कहाँ पे? हरियाणा में।
हमने अल नजाह नाम का एक्सरसाइज किया ओमान के साथ में राजस्थान में। हमने खंजर नाम का एक्सरसाइज किया किर्गिस्तान के साथ में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ही हमने वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया अभी अमेरिका के साथ में। अमेरिका के साथ में तो आपने युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी करते हो, जो कि हम करेंगे उत्तराखंड के औली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार नील पवन बरुआ का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम के प्रख्यात कलाकार थे नील पवन बरुआ, इनका भी 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो बरुआ ये अपने चित्रों को चित्रित करने के लिए असामान्य माध्यमों का उपयोग करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने वृंदा बनिवास्त्र की कला को पुनर्जीवित करने के लिए 1971 में गुवाहाटी में असम ललित कला और शिल्प सोसाइटी की स्थापना की थी और 2021 में उन्हें असम सरकार के द्वारा असम सौरभ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी आप जानते हो असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम का जो सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, उससे भी सम्मानित किया था। और आप जानते हो भी दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया, जो कि ईरान से थे। गंदे से मतलब है कि वो दशकों से नहाए नहीं थे, तो उनको टैग मिला हुआ था, या वो मशहूर थे दुनिया के सबसे गंदे आदमी से। उनका नाम पूछा जा सकता है या देश का नाम आपसे पूछा जा सकता है। उनका नाम था अमो हाजी, वो ईरान से थे, याद रखना। और अभी भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, उनका नाम था BK सिंगल। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थे जिनका निधन हो गया? जयंती पटनायक। एक पौंडमैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, इनका भी निधन हो गया, ये कर्नाटक से थे। और मुझे बताओ कन्नड़ के कबीर के नाम से कौन फेमस थे जिनका निधन हुआ? इब्राहिम सुतार। और 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे शुभोमन बंदोपाध्याय, उनका भी निधन हो गया, वो पश्चिम बंगाल से थे। तो ये भी कुछ चर्चा में थे व्यक्ति, इनको याद रखना। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसके अलावा 2 अच्छी चीजें आपके लिए और हमने स्टार्ट की है। डेली आपको 10 स्टैटिक क्वेश्चंस का क्विज करने को मिलेगा। और वो स्टैटिक क्वेश्चन कौन से होंगे? जो आपके करंट अफेयर्स में बने हुए हैं। मतलब जो भी टॉपिक आपके करंट अफेयर्स में बना हुआ है वहीं से स्टैटिक प्रश्न निकाल करके, जैसे कोई देश आ गया तो उसकी कैपिटल आपसे पूछ ली, उसकी करेंसी पूछ ली, उसके प्रधानमंत्री पूछ लिए, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया, उसकी स्थापना, उसकी प्रेसिडेंट कौन है, ये पूछ लिए। तो इस तरह से स्टैटिक प्रश्न बना करके आपसे क्विज लगवाई जा रही है। डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे, न ज्यादा न कम। तो एक साथ इतना ज्यादा भी डोज नहीं मिलेगा कि आपके ऊपर भी बर्डन पड़े, और इतना कम भी नहीं मिलेगा कि आपको भी लगे यार थोड़े और हो जाते। तो 10 क्वेश्चन सही है, मतलब मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे ताकि आपका ज्यादा समय भी खराब ना हो। और इस तरह से आप देखोगे बूंद बूंद से आपका घड़ा भी भर जाएगा। और इसी के साथ अगर आपके एग्जाम में साइंस आती है तो जनरल अवेयरनेस की क्विज भी हमने स्टार्ट की है। वहां भी आपको डेली 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और वो भी 10 क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई बार दूसरे एग्जाम्स में रिपीट हो जाते हैं। तो आप उनको भी लगाओ, उससे भी आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे को तो साइंस आती है, करने की क्या जरूरत है, तो फिर तो आपको जरूर लगाना चाहिए। आप खुद का टेस्ट लगाओ, खुद का एनालिसिस करो कि भैया कितनी आती है, पता लग जाएगा। अगर आती है क्वेश्चन सही करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और नहीं आते होंगे, कोई क्वेश्चन गलत चल जाएंगे तो अभी समझ जाओगे। और उस तरह का प्रश्न आके आपके एग्जाम में आया तो आपको बेनिफिट होगा, तब आपको अच्छा लगेगा। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इन सभी प्रश्नों का क्विज भी वहीं पे मिल जाएगा, PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और एक बार अपने दोस्तों के साथ में या जो भी स्टडी ग्रुप है एक बार शेयर जरूर करना है आपको। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने किस क्षेत्र में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा कश्मीर में। तो अभी केंद्रीय आयुष मंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल, इनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। तो इन्होंने अभी कश्मीर के गांदरबल में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है। तो इसे स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल को पाटना, आयुष एक आशाजनक सहारा नाम से एक संगोष्ठी के उद्घाटन के साथ शुरू किया गया। ये आधुनिक रोगी देखभाल के पूरक के लिए पारंपरिक औषधीय प्रथाओं को सक्षम करने के लिए इसे शुरू किया गया। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल धन्वंतरी जयंती को मनाते हैं। तो इस बार हमने 23 अक्टूबर को मनाया, और थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। आपको ये भी याद रखना है
कि दिसंबर 2022 में जो नवा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो है, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? ये गोवा में होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पे खोला? जामनगर, गुजरात में। और अभी किसे यूके संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। ध्यान रखना, ये पॉइंट्स भी बढ़ते आ गए। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। तो हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है। इसे आमतौर पर ब्रेन अटैक के रूप में भी जाना जाता है। और ये कब होती है? जब रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट होने के बाद मस्तिष्क के एक विशेष क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी आ जाती है। इससे मस्तिष्क के उस पार्ट में खराबी आ सकती है और अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो ये काफ़ी घातक भी हो सकता है। आपको याद है भी 29 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में भी मनाया। और आप जानते हो जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन होता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करते हैं। तो आज हम रिवाइज नहीं करेंगे, आज हम क्या करते हैं, 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ डेज से रिलेटेड और देखते हैं फिर वो किस किस को आता है। एक तो बताओ, हमने नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया? और पहली बार अभी विश्व स्लॉथ बियर दिवस ये हमने कब मनाया, ये भी बताओ। और एक और बताओ, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये कब मनाया? ये 3 प्रश्नों के उत्तर दे दो आप, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, हाल ही में गुजरात के किस स्थान में C-295MV विमान निर्माण परियोजना को शुरू किया गया? तो आंसर होगा वडोदरा। तो एयरबस का C-295 यातायात विमान अब भारत के गुजरात के वडोदरा में बनेगा। और कौन कौन बनाएगा इसे? टाटा ग्रुप और एयरबस ये मिलकर के बनाएंगे इसे। ये विमान पूरी तरह से स्वदेशी होगा। वैसे अभी 2023 से लेकर 2025 के बीच में 16 विमान तो अभी स्पेन से ही आएंगे। उसके बाद भारत में बने विमानों की आपूर्ति की जाएगी 2026 से लेकर 2031 तक। ये विमान एरो 748 यातायात विमानों की जगह लेंगे और इन विमानों को सैन्य और राहत कार्यों के लिए बेहतर माना जाता है। तो याद रखना कहाँ पे बनेंगे? वडोदरा में। अभी वडोदरा में आपको रेल यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसका नाम बदल दिया गया, अभी गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आंसर होगा INS अरिहंत। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है, जिसका निर्माण हुआ था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। और आप जानते हो भी 12वां डिफेंस एक्सपो ये कहाँ पे हुआ? गांधीनगर, गुजरात में हुआ, जिसका थीम याद रखना पाथ टू प्राइड। और बताओ देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में बनेगा। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलो बताओ, ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है? तो आंसर होगा 11 दिसंबर। तो अभी UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को हर साल 11 दिसंबर को भाषा सद्भाव बनाने और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। आप पढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चर्चा में रहा हैलोवीन फेस्टिवल ये किस देश में आयोजित किया गया या किस देश में मनाया गया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अभी इसमें भगदड़ हुई और 150 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए। तो अभी ये चर्चा में है काफ़ी, तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हैलोवीन क्या है। तो हैलोवीन एक त्यौहार है जो हर साल 31 रात को मनाया जाता है। और इस त्यौहार में क्या होता है, लोग भूत चुड़ैल जैसे अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, मतलब भूत प्रेत जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। इस तरह की ड्रेस पहनेंगे, इस तरह का मेकअप वगैरह करेंगे। ये जो फेस्टिवल है या ये जो कार्यक्रम है ये पश्चिमी देशों में मनाया जाता है। एक ही देश नहीं है, कई देशों में मनाया जाता है। और इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी आत्मा को पवित्र करना। लोगों का विश्वास है कि इस रात को भूत और इंसानों के बीच में संपर्क होता है, इसलिए लोग भूत जैसी पोशाक पहनते हैं। तो अभी ये चर्चा में क्यों रहा? तो अभी साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में ये कार्यक्रम चल रहा था, भगदड़ मची और 150 से ऊपर लोग मारे गए।
और इस घटना के बाद साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है यूंग सुक येओल, इन्होंने 30 अक्टूबर 2022 को इस घटना के बाद राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया। अब बात साउथ कोरिया की है तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया। कैपिटल इसकी सियोल हो गई, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, नए प्रेसिडेंट हैं ये यूंग सुक येओल। याद रखना साउथ कोरिया ये दुनिया का पहला तैरता शहर बना रहा है जो कि 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और अभी साउथ कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। और नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश ये कौन सा बना? साउथ कोरिया बना। और जानते हो महिलाओं का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उबेर कप, तो 2022 का ये संस्करण साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा करके। और पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है थॉमस कप, जिसको पहली बार भारत ने जीता, चैंपियन रही इंडोनेशिया को हरा के। और अभी साउथ कोरिया ने अपना घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का भी सफल परीक्षण किया था, ये पॉइंट भी याद रखना। वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? 30th पैरेलल कहते हैं, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव ये जम्मू कश्मीर के किस जिले में शुरू हुआ? तो आंसर होगा डोडा। तो चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शुरू हुआ। तो डोडा जिले में साल भर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने बैक टू विलेज फेज 4 के तहत चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव को शुरू किया है, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ बिलीव इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। अब ये जो क्वेश्चन है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसे रिवीजन क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये जो मूर्ति है जो भगवान शिव जी की मूर्ति है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची शिव मूर्ति है। कहाँ पे बनी है? राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में, जिसकी ऊंचाई है 369 फीट यानी कि 112 मीटर। और इसे बरसात और धूप से बचाने के लिए इस पर जिंक की कोटिंग के बाद कॉपर कलर किया गया। तो ये इस तरह दुनिया की चौथी सबसे ऊंची और भारत की दूसरी सबसे ऊंची स्टैचू है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू या भारत की सबसे ऊंची स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिसे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हो, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और वैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी केवड़िया गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर। और इसके वास्तुकार है रामवी सुतार। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी याद रखना, ये हैदराबाद में स्थापित का ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची है ये। और ये बैठी हुई मुद्रा में है, बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है ये। और भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में सबसे लंबी मूर्ति, सबसे लंबी प्रतिमा लगभग 100 फीट लंबी है, ये बनाई जा रही है बोध गया में। इसके मूर्तिकार है मिंटू पॉल। स्टैचू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर जी की स्टैचू है ये। कहाँ पे बनी? महाराष्ट्र के लातूर में बनी है, 70 फीट ऊंची है ये। और अभी मोदी जी ने मोरबी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया था। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखना। अब हम कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे। तो कल आपसे पूछा था कि फरवरी 2023 में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा फिजी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। इन सभी का क्विज आपको मिल ही जाएगा, PDF आपको मिल जाएगी आपकी करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।